गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा, क्रिया शरीर। हमारा जो लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है, आज हम वही लेक्चर सीरीज़ यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन उसके पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने फिसीज एक्सक्रीशन, उसकी फिजियोलॉजी वो कंप्लीट कर ली। यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है थर्ड लेक्चर के अंदर। तो आज हमारा है पार्ट 4। हमने इस पूरे लेक्चर के दौरान यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के अंदर ज़्यादातर मॉडर्न की ही बात की, क्योंकि अभी मॉडर्न का जो है टॉपिक चल रहा है। मगर इसके अंदर एसोसिएटेड आयुर्वेदिक कंसर्न भी मैंने बात कर ली है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस मॉडर्न टॉपिक विथ आयुर्वेदिक कोरिलेशंस। मगर मैंने जैसे हर बार मैं कहता हूँ कि कोई भी मॉडर्न टॉपिक को आयुर्वेदिक टॉपिक के अंदर एज इट इज़ कॉपी या एज इट इज़ इक्वल टू हम कोरिलेट नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें स्टूडेंट्स स्पेशली, कि फ्यूचर के अंदर आपको कई सारी चीज़ें जो है वो आयुर्वेद और मॉडर्न के अंदर साम्यता मिलेगी, मगर वो साम्यता को आप कभी भी इक्वल टू के प्रोपोर्शन के अंदर उसे ग्रांट नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। बिकॉज़ जब भी आप वो करने जाओगे, आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सीधा सिम्टोमेटिक हो जाएगा, और आयुर्वेद के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं है। और इसीलिए कॉमन और द लेमैन पर्सन भी ऐसा मानता है कि आयुर्वेद जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो वो डिसीज़ जड़ मूल से मिट जाता है, यानी कि रूट से उसका इवैक्यूएशन हो जाता है। ओके, तो हमें वैसे ही ध्यान रखना है और वैसे ही ट्रीटमेंट को और पर्सन को एग्जामिन करके उसकी हिस्ट्री टेकिंग भी वैसी होनी चाहिए एज पर आयुर्वेदा ओनली, एंड देन यू कैन डिसाइड द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दी दोष दूष्य समूर्छना और दी संप्राप्ति। कई सारी परीक्षाएं आयुर्वेद के अंदर लिखी हुई है जो आप आगे पढ़ोगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके अंदर जब रोग निदान के बारे में बात करोगे तब। ओके, तो again we are moving forward to the micturition. Okay, the physiology of micturition यानी कि act of the urinary excretion from urinary bladder is called as a micturition। जब ब्लैडर के अंदर एक sufficient amount के अंदर यूरिन जमा हो जाता है तो वहाँ पे मैं अभी लेमन में आपको समझा देता हूँ कि कैसे एक्चुअल थोड़ा बहुत आप एग्जाम में भी लिख सकते हो और समझ सकते हो। तो एक सर्टेन अमाउंट तक वहाँ पे यूरिन जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कई सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं जो ब्लैडर को यानी कि जो मस्कुलर बैग है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच, जैसे ही स्ट्रेच फील होता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और सीधा सेंसरी इम्पल्स जो है वो सीधा ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और अल्टीमेटली द मोटर रिफ्लेक्स के दौरान वहाँ पे मिक्चुरेशन का एक हमें एहसास होता है, एक फीलिंग आती है। ओके, और मिक्चुरेशन को यानी कि मूत्र वेग जो है उसको आयुर्वेद में अधारणीय वेग बोला गया है। यानी कि अगर आपको मोटर रिफ्लेक्स मिल जाता है ऑलरेडी तो डेफिनेटली यू हैव टू मिक्चुरेट एज अर्ली एज पॉसिबल, उसे रोकना नहीं चाहिए एज पर आयुर्वेदा। अधारणीय वेग टॉपिक इज देयर एंड मूत्र इज द वेग दैट वी डोंट हैव टू धारण यानी कि होल्ड करना। ओके, देन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कोऑर्डिनेटेड बाय द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जैसे मैंने अभी बोला। मगर आप जब भी एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक के बारे में लिखो, जस्ट राइट डाउन फर्स्ट मिक्चुरेशन, द डेफिनेशन कि क्या होता है, देन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, देन अल्टीमेटली द होल नर्व सिस्टम कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें लिखना है इसके अंदर कि कैसे नर्व कंट्रोल करती है मिक्चुरेशन के अंदर। तो फर्स्ट थिंग अगेन, जैसे ही एनल कैनाल और एनस के अंदर और स्फिंक्टर के अंदर जो पेल्विक नर्व थी, वैसे ही यहाँ पे भी पेल्विक नर्व होगी, कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द सेकेंड एंड द थर्ड सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सॉरी मैंने आगे ब्रेन बोला मगर यहाँ पे हमें स्पाइनल कॉर्ड लिखना है, इट्स माई मिस्टेक। pelvic nerve also carry motors impulse to the wall of the urinary bladder from the sacral segment of the spinal cord
Then motor nerve fibers in the pelvic nerve are the parasympathetic nerve fibers. Okay, तो अगेन ये दोनों nerve fibers है, यानी कि जो डेफिकेशन के अंदर भी nerve fiber है मोटर, और यहाँ पे भी nerve fiber है मिक्सचुरेशन के अंदर भी, दे बोथ आर पैरासिम्पेथेटिक। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप याद रखें इससे। ओके, देन अगेन देयर इज़ अ पुडेंडल नर्व इन्वॉल्वमेंट। एक्सटर्नल स्फिंक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज़ कंट्रोल्ड बाय द पुडेंडल नर्व। जैसे ही एनल कैनल एनस के अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्चर जो था वो कंट्रोल बाय दी, यानी कि जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट है वो कंट्रोल होती है पुडेंडल नर्व द्वारा, और वो सीधा CNS यानी कि ब्रेन के ऊपर सीधा जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है। तो ये ध्यान में रखें, पेल्विक नर्व S1 और S2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, एंड वहीं से मोटर रिफ्लेक्स जो है वो यहाँ पे आएगा, और पुडेंडल नर्व जो है वो अल्टीमेटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो आपको याद रहना चाहिए। उसकी अगेन डायग्राम जो है इट्स वेरी नेसेसरी। इसकी डायग्राम जो है वेरी इट्स बहुत इजी टू ड्रॉ, तो आप ट्राई कर सकते हो। लेमन के अंदर यहाँ पे लेमन जैसे निकाल सकते हैं वैसे ही डायग्राम जो है निकाला हुआ है, तो यू कैन ड्रॉ इजीली इन द बुक ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शरीर बाय डॉक्टर प्रोफेसर रानडे सर एंड दी डॉक्टर प्रोफेसर R.R. देशपांडे सर। तो ये आप वहाँ से उस बुक में से निकाल सकते हो। ओके, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द मिक्सचुरेशन ऑफ रिफ्लेक्स। So when urinary bladder is filled with the urine, wall of bladder is stretched. Okay, there is a stretch receptor in the wall of the bladder, transmit impulse to the sacral portion S1 and S2 segment of the spinal cord. This impulse initiate desire to expel urine. Parasympathetic nerve fibers क्या करेंगे वहाँ पे, तो pelvic nerve जो रहेगी to bring back to the motor impulse to urine bladder. At the same time, sensory impulse are sent to pons and the cerebrum by the pudendal nerve. ये बात ध्यान में रखें। Then parasympathetic stimulation leads to the contraction of detrusor muscles of urinary bladder. ये muscles आपको definitely याद होगा। According to anatomy, you have to know about different type of muscles is there. Detrusor muscles in urinary bladder. If the person wishes, then only cerebrum relaxes external urinary sphincters. Okay, it means it's completely voluntary control over the external sphincter by the way spinal cord through pudendal nerve. तो ये ध्यान में रखें, जो भी पॉन्स और सेरेब्रम के अंदर उसके जो नर्व फाइबर जा रहे हैं दैट इज़ द पुडेंडल नर्व, और वहाँ से ही वॉल्यूंटरी कंट्रोल का मोटर रिफ्लेक्स भी आता है, जहाँ पे एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्चर जो है वो रिलीज होता है। ओके, आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्चर इंटरनल स्फिंक्चर रिलैक्सेस एंड यूरिनेशन टेक्स प्लेस। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया जो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। एक फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द यूरिनेशन और द मिक्सचुरेशन, देन मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, उसमें नर्व इम्पल्स नर्व कंट्रोलिंग कौन सी है, देन मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कैसे होता है, तो होल्डिंग यूरिन इकट्ठा होना, रिसेप्टर, देन पेल्विक नर्व एंड देन द पुडेंडल नर्व। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल स्फिंक्चर जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल करता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू आर्योदा हम देखने जाए, मूत्र जो वेग है उसको अगर हम धारण करेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और एक्सटर्नल स्फिंक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, इट लीड्स टू दी स्टिमुलेट द पुडेंडल नर्व जो है वो कंटिन्यूसली पुडेंडल नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती रहेगी और बार बार होती रहेगी। तो इट लीड्स टू दी सेरेब्रम एंड दी पॉन्स वाला जो पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर वो स्टिमुलेट होता रहेगा, और उसकी वजह से वहाँ पे अगेन द रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे जो अपान वायु है, वी कैन से द अपान वायु गोज अपवर्ड टू दी ब्रेन, यानी कि प्राण वायु की सीट यानी कि जगह पे वो आ जाता है, और उसकी वजह से यू मे फील डिजीनेस और दी हैवीनेस ऑफ द हेड और दी हेडेक, और अल्टीमेटली इट कैन कॉज, बिकॉज मूत्र इज रिलेटेड टू पित्त और दी अग्नि महाभूत, द सिक्रीशन इन द स्टमक इट मे इंक्रीज ओके बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, और उसकी वजह से मे बी
certain patient feels or the nausea type feeling or the vomiting. ओके, तो मूत्र वेग धारण करने से अल्टीमेटली कई सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है, और बार बार मूत्र वेग धारण करने से भी डेट्रोसन मसल्स जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो सकती है. तो इन द फ्यूचर एज और द इन द ओल्ड एज you may feel the incontinence of the urine. ओके, तो उसकी ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें. देन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इन अ स्मॉल चिल्ड्रन. ओके, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर यानी कि जब बच्चे होते हैं 5-6 साल के या उससे पहले के, तो वहाँ पे उनको वॉल्यूंट्री कंट्रोल जो होती है यानी कि पुडेंटल नर्व जो होती है वो वहाँ पे उतना अच्छी तरह से काम नहीं करती. दैट्स वाई दे आर फेसिंग द बेड वेटिंग. ओके, तो स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कंट्रोल ऑन द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. ये बात ध्यान में रखें. एज चिल्ड्रन गोज ओल्डर देयर सेरेब्रम लर्न्स टू गेट कंट्रोल ओवर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अ लैक ऑफ वॉल्यूंट्री कंट्रोल मिक्चुरेशन. जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप मूत्र वेग धारण करते हो तो देयर इज़ ए फिजियोपैथोलॉजी कैन अकर, दैट इज़ urinary incontinence, the lack of voluntary control over micturition, and urine retention यानी कि failure to empty bladder. तो ये उसकी दोनों पैथोफिजियोलॉजी है. जनरली किडनी के डिसीज़ के अंदर भी ये पूरा फंक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन जो है अगर ठीक से नहीं होगा या तो स्कैंटी होगा, बहुत ही कम मात्रा में यूरिन अगर फॉर्म होता है तो भी वो एसिडिक यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर आके इट मे कॉज डैमेज टू द ब्लैडर और द यूरेटर और द यूरेथ्रा. ओके, दैट्स वाई जब भी आप स्कैंटी यूरिन के साथ में यूरिनेशन करते हो तो उसके साथ में बर्निंग सेंसेशन पेनाइल रीजन में या तो वेजाइनल रीजन में होती रहती है. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ पित्त एग्रीवेशन वो पूरे ट्रैक को जो है वो डैमेज कर सकता है और इट मे लीड टू द इन्फेक्शन. ओके, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, वी कैन से दैट इज़ UTI. ओके, तो पित्तवर्धक आहार जो है वो लेने से वहाँ पे उष्ण गुण जो है वो एग्रीवेट होने से द एब्सॉर्प्शन ऑफ द यूरिन वो कम हो जाता है और उसकी वजह से इट लीड्स टू दी स्कैंटी यूरिन एंड लीड्स टू दी बर्निंग सेंसेशन. दैट उष्ण गुण जो है वो यूरिनरी ट्रैक के अंदर पूरी जगह पे बर्निंग सेंसेशन जो है वो करेगा, तो उसमें ब्लैडर को काफ़ी डैमेज हो सकता है. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कैसे आयुर्वेद के अंदर और मिक्चुरेशन का जो सीधा कोरिलेशन है वो हम जान सकते हैं. देन अपान वायु की बात करें हम, अपान वायु अगर एक लेवल से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, अपान वायु एक लेवल से अगर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा बाय दी मूत्र वेग धारण और दी पुरुष वेग धारण, क्योंकि अपान वायु डायरेक्टली जो है वो तभी एग्रीवेट होता है इन माय नॉलेज. ये मैं आपको ऐसा नहीं डायरेक्ट क्लेम करूँगा कि ये ऐसा ही होगा, बट जब भी मोटर रिफ्लेक्स आते हैं और वहाँ पे अगर हम उसे वॉल्यूंट्री कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि मोटर रिफ्लेक्स इटसेल्फ इज़ अपान वायु. ओके, तो वो अपान वायु एंड दी जब सेंसेशन ऊपर जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्राण वायु. तो प्राण वायु के अंदर वो एग्रीवेशन कर सकता है, यानी कि अगर अपान वायु एग्रीवेट होता है तो उसके साथ में प्राण वायु के एग्रीवेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज सेंसेशन जो है यानी कि अफरंट जो पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है यानी कि सेंसरी नर्व इम्पल्स, उसमें स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें भी एक्शन पोटेंशियल का इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इम्पल्स की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो कंटिन्यूसली हैमरिंग करेगी टू दी ब्रेन यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और अगर वो ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्शन पोटेंशियल, इट मे लीड्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द hypothalamus, it gets stimulated to the pituitary, it gets stimulated the adrenal gland, and उसमें से जो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वाला पार्ट जो है वो सिक्रेट हो सकता है और उसकी वजह से दे आर ऑल्सो वी कैन रिलेट विद द पित्त. ओके, तो वो अगेन पित्त वहाँ पे जाएगा और वी कैन सी ओवर हियर दिस होल नर्वस सिस्टम यानी कि पेल्विक नर्व जो है वो जनरली
पैरासिम्पैथेटिक है, मगर यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से वहाँ पे स्टिमुलेशन जो है वो वात का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वात एंड पित्त का, तो वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। ओके, जो नॉर्मली रिलैक्स होना चाहिए। ओके, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑलवेज रिलैक्सेस एंड दी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो ऑलमोस्ट रिलैक्स करता है इसके अंदर कोई भी मसल्स को, मगर स्ट्रेस हार्मोन की वजह से द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी में इंक्रीज। ओके, और उसकी वजह से मसल टाइटनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल में लूज। ओके, तो वहाँ पे आपको अस्थिगत रोग, ओके, यानी कि मूत्राघात, मूत्रकृच्छ ऐसे जो डिसीज़ है, हाँ, वुड लीड्स टू द ऑब्वियसली किडनी फंक्शन उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट आती है जब आप मूत्र धारण करते हो या पुरुष धारण करते हो। जस्ट लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल पित्त कॉन्सेप्ट, देन प्राणवायु एंड अपानवायु कॉन्सेप्ट एंड दी अगेन एंजाइम हार्मोन इज इक्वल टू पित्त कॉन्सेप्ट। वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं एंड ओनली देन वी कैन से कि ये पूरा फिजियोलॉजिकल एक्शन, पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है। ओके, यानी कि यूरिन इनकंटिनेंस और द यूरिन रिटेंशन, उन दोनों के अंदर प्राणवायु एंड अपानवायु जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ये ध्यान में रखें, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ऑलवेज कोरिलेट विद द मॉडर्न एंड बट नॉट एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आगे बोला है। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको समझना है जब भी आपके पास पेशेंट में आता है। तो ओके, if you have a knowledge of the modern science, then you can correlate with the Ayurveda, or not as it is, but you can sort of whole thing you can correlate in, आपके जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो इजी हो जाएगा। ओके, नाउ यूरिन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन में क्या होगा, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर दो चीज़ें रहती है। ऑर्गेनिक के अंदर क्या आएगा, दैट इज़ यूरिया 30 ग्राम, क्रिएटिनिन 1 ग्राम, यूरिक एसिड 0.7 ग्राम, हिप्यूरिक एसिड 0.7 ग्राम, इंडिकैन दैट इज़ 0.01 ग्राम, एसीटोन बॉडीज दैट इज़ 0.04 ग्राम। ओके, दिस होल आर इज़ दी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये आपको याद रखना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी, एग्जामिनेशन में भी आपको ये लिखना पड़ सकता है। तो जस्ट by head the whole thing. Inorganic constituents of the urine, that is NaCl 50 gram, KCl 3.3 gram, SO4 2.4 gram, PO4 2.5 gram, NH3 0.7 gram, Mg plus 0.1 gram, Ca plus 0.3 gram, Fe 0.05 gram and the other things is 0.2 gram. तो ये बेसिक चीज़ें जो है आपको याद रखनी है कि कैसे इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ द थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। टोटल अमाउंट ऑफ द यूरिन कितना होगा, जनरली 1.5 लीटर इन 24 आवर्स, यानी कि 1500 ml इन 24 आवर्स। टोटल सॉलिड्स कितना निकलेगा उसमें, तो 60 ग्राम जो है वो सॉलिड निकलेगा। एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन that is 1500 ml per 24 hour. Color generally pale yellow or variable, depends on the diet, water intake etc. अभी जो चल रही है वो बात, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात चल रही है, तो आप ये ध्यान में रखते हुए इसके कलर और उसका एक्सप्रेशन करना है हमें। अपीयरेंस उसका कैसा होगा, द फ्रेश यूरिन इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट। ऑर्डर तो एरोमेटिक। पीएच उसकी क्या होगी, इट इज़ 6.0। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001 to 1.0035, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन, आपने पानी कितना पिया है और डिपेंड्स आप कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1.001 to 1.0035। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, इट मीन्स उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होंगे, यानी कि जो सॉलिड पार्ट है यूरिन का वो ज़्यादा होगा। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कम है, इट मीन्स वहाँ पे सॉल्यूट और द डाइल्यूशन बहुत ही कम है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें। स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली डायबिटीज़ के अंदर देखी जाती है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर, हाँ, यूरिन शुगर,
तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो उसके अंदर शुगर नहीं होगी, ओके, क्योंकि एक्सेस मिक्चुरेशन हो रहा होगा, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। और डायबिटीज़ मेलिटस में शुगर की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूरिन वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन अगेन 1500 ml per 24। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द यूरिन वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ये ध्यान में रखें। ब्लड कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो यूरिन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो यूरिन जो है वो कम होगा। द डाइट, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक डाइट करा है और दी बहुत ही स्पाइसी और द ऑयली फूड लिया है तो आपका यूरिन क्वांटिटी कम हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा स्वीट थिंग खाई है या लिक्विड पोर्शन आपने ज़्यादा लिया है खाने के अंदर तो मे बी देयर जो यूरिन जो है फ्लो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। देन टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर कम टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। मेंटल स्टेट, ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस के अंदर होगा तो अगेन वॉल्यूम कम होगा, और स्ट्रेस भी होगा और दी रिलैक्स होगा तो वॉल्यूम जो है नॉर्मल होगा। जनरल हेल्थ, ऑब्वियसली अगर जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसका वॉल्यूम नॉर्मल आएगा। अगर कोई भी डिसीज़ है जैसे कि फीवर या जॉन्डिस है उसमें तो उसमें भी चेंज हो सकता है। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर रहे हो यानी कि 1-1.5 घंटे पसीना बाहर कर रहे हो तो यूरिन का वॉल्यूम जो है वो कम हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस द यूरिन वॉल्यूम, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड इंक्रीजेस द यूरिन वॉल्यूम, ओके। तो ये ध्यान में रखें क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें एक रीज़न सोडियम का ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होना वो भी है। तो अगर ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होगा इट मीन्स यूरिन के अंदर कम होगा, यूरिन के अंदर कम होगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ओके। यानी कि अगर सोडियम जो है वो बाहर निकलता है तो पानी के साथ ही निकलता है। एक बेसिक कंसेप्ट जो है आप ध्यान में रख लो, सोडियम कभी भी अकेला या डायरेक्ट एज ए सॉलिड नहीं निकलता, उसके साथ में हमेशा सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रहने चाहिए, देन ओनली वो बाहर निकलता है। इंट्रावेनस सलाइन इंजेक्शन प्रमोट्स द यूरिनेशन, कई लोग यूरिनरी यानी कि किडनी स्टोन के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे सलाइन जो है वो बार बार करते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और अल्टीमेटली जो किडनी स्टोन है वो देयर इज चांस कि वो निकल जाए। देन हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस द यूरिन, कहीं पे भी आप ध्यान में रखो पित्त दोष जो है वो यहाँ पे सीधा अफेक्ट करता है। तो अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है शरीर में बाय सॉर्ट ऑफ कोई भी वजह से तो उसमें डेफिनेटली यूरिन की कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाएगी और दी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। देन ये सारी चीज़ों के साथ में कई बार मेडिसिन्स ली जाती है, ओके। कई सारी डिसीज़ के अंदर मॉडर्न मेडिसिन्स दी जाती है, उसमें एक मेडिसिन है डायूरेटिक्स, ओके। तो डायूरेटिक्स यानी कि एक सर्टेन केमिकल्स रिड्यूसेस सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके, and urine output increases. Anti-diuretic hormone, okay, such chemicals are called as a diuretics. For example, tea, coffee, alcohol are the diuretics. Exercise always reduces the urine flow. Abnormal constituents of the urine, अगर यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये सब जो है ल्यूकोसाइट्स, RBCs, कीटोन बॉडीज़, अगर ये सब उसके अंदर दिखने लगे तो यू हैव टू सी कि वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कुछ तकलीफ़ें यानी कि किडनी फंक्शनिंग के अंदर कुछ गड़बड़ी है, ऐसा हम देख सकते हैं। इसीलिए स्पेशली डायबिटिक पेशेंट, ब्लड पेशेंट और द हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लीवर डिसीज़, स्प्लीन डिसीज़, पेनक्रियाज जो है डिसीज़, ये सारी डिसीज़ के अंदर जनरली यूरिन टेस्ट भी, यूरिन एनालिसिस भी करवाया जाता है। तो उससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा, जैसे कि अगर एल्ब्यूमिन और बाइल सॉल्ट जो है निकल रहा है इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दी लीवर ऑल्सो, मे बी चांस, ओके। तो ग्लूकोज निकल रहा है मीन्स पेनक्रियाज और इंसुलिन के अंदर कुछ गड़बड़ है, बाइल पिगमेंट निकल रहा है तो लीवर के अंदर कुछ हो सकता है। तो ऐसे कई सारे आप प्रोग्नोसिस या तो डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हो बाय द चेकिंग द यूरिन एनालिसिस। renal function test done for the diagnosis of the kidney function in the renal disease or the
Along with routine and microscopic examination of the urine, following tests are the important for the assessment of the excretory functions of the kidney in chronic renal failure. First one is a BUN. It's called as a BUN, blood urea nitrogen. Then serum creatinine level, serum electrolytes level, serum uric acid and urine uric acid. Okay, किडनी के कोई भी प्रॉब्लम्स के अंदर ब्लड से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं. अगर ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ पे GFR यानी कि ग्लोमेरुलेशन GF जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है और क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड के अंदर ही वापस जा रहा है. ओके, द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल इन मेल 0.6 to 1.5. इट्स अ वेरी डेंजरस केमिकल वी कैन से. अगर वो बॉडी के अंदर रहता है तो वो और ज़्यादा किडनी को डैमेज करता रहता है. ओके, तो 0.6 to 1.5 के अंदर है तो इट्स गुड. फीमेल के अंदर 0.6 to 1.1 mg यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर DL. इन चिल्ड्रन 0.2 to 1.0 mg per DL. Normal value of the uric acid, that is male 3.6 to 8.5 mg per DL and female 2.3 to 6.6 mg per DL. Normal range of uric acid level in urine 250 to 75 mg per 24 hour in the urine specimen. तो यहाँ पे कई टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे 24 आवर का कंप्लीट यूरिन जो है वो कलेक्ट करना होता है. ओके, तो इसके अंदर कल्चर देखने के लिए 24 घंटे का जो है वो यूरिन वहाँ पे लिया जाता है. अगर सीरियसली किडनी डैमेज है या तो यूरिन इन्फेक्शन क्रॉनिक है तो 24 आवर यूरिन टेस्ट कल्चर टेस्ट जो है वो करना पड़ता है. तो मेजरमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड द क्रिएटिनिन इंक्रीज अबव द नॉर्मल रेंज व्हेन मोर देन 60% ऑफ टोटल किडनी फंक्शन इज लॉस्ट. तो ये ध्यान में रखें, क्रिएटिनिन और द बुन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन थोड़ा भी इंक्रीज होता है, इट मीन्स देर इज़ ऑलरेडी चांस टू 60% ऑफ टोटल किडनी फंक्शन इज़ लॉस्ट. तो ये इसको इजी नहीं लेना है बिकॉज अल्टीमेट मॉडर्न के पास इसकी पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है. दे आर सजेस्टेड टू डायलिसिस और इट्स नॉट अ अल्टीमेट ट्रीटमेंट. डेफिनेटली इट्स इमरजेंसी वन. उसके अंदर अगर ज़रूर पड़े तो हम जाना चाहिए, मगर उससे पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देखा गया है. ओके, इसमें एक बार पेशेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. अगर कोई ये लेक्चर मेरा स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई सुन रहा है तो सिर्फ किडनी पेशेंट्स जो है उनके अंदर मैंने आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एंग्जाइटी काफ़ी देखी जा रही है. ओके, बिकॉज रिज़ल्ट के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, मेडिकेशंस काफ़ी चली जाती है, कॉस्टली भी होती है. डायलिसिस के बारे में अगर बात आ जाए तो वो भी एक बहुत ही एंग्जाइटी क्रिएट करने वाला, एंक्शियस सिचुएशन डेवलप करने वाला प्रोसीजर है और उसका रिपीटेशंस भी बहुत ज़्यादा है. और इट्स नॉट अल्टीमेट थिंग कि एक बार हमने जैसे हार्ट के अंदर है तो बाईपास है ऐसा कुछ करवा लिया है तो ठीक हो गया, 10-15 साल निकल जाएंगे, मगर यहाँ पे किडनी में ऐसा नहीं है. ओके, तो इसीलिए पेशेंट्स को कंसोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो. और सेकेंडली पेशेंट्स को हमेशा एक बात क्लियर रखें कि ये ट्रीटमेंट जो है वी कैन ट्राई और इट मे इम्प्रूव योर कंडीशंस. ओके, डेफिनेटली मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे जिसमें सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट में प्लस और माइनस जो है वो होता है, यानी कि क्रिएटिनिन बड़ा होता है, मगर उसके एसोसिएट जो किडनी फेलियर के सिम्टम्स है जैसे कि एडिमा और यूरिन के अंदर कोई चेंज, यूरिन फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं भी होती है. ओके, तो अगर हो सके तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक डायग्नोस करने जाए, सीधा सिर्फ किडनी को ध्यान में न रखें और मूत्र विरेचक और ऐसे औषध सीधा देने का स्टार्ट न करें. ये ध्यान में रखिए क्योंकि ऑलरेडी अगर किडनी फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है और आप मूत्र विरेचक दोगे तो मे बी देयर इज़ अ चांस कि वो फोर्सफुल एक्शन करने के लिए प्रमोट करेगा किडनी को और उसकी वजह से भी कई बार डैमेज हो सकता है. तो बेटर कि हम मूत्र विरेचक देना चाहिए मगर इन अ सर्टेन क्वांटिटी और डिपेंड्स कि हम कौन से दोष के साथ ट्रीट कर रहे हैं. ओके,
कौन सा दोष उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा है वो हमें सिम्टोमेटिकली देखना पड़ेगा, उसकी ये पूरी सिस्टम जो है वो कैसे चालू हुई। ओके, क्योंकि जनरली किडनी फेलियर जो है वो या तो जो बाहर बहुत ज़्यादा खाना कुछ खाते हैं, रेगुलरली बाहर खाते हैं, केमिकल्स वाला कुछ खाना होता है, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स, रेडी टू कुक वाला खाना होता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा टोबैको, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से ओके ओवर अलर्टनेस ऑफ द माइंड, ऐसी अगर कोई आप जॉब कर रहे हो तो भी इट मे कॉज द किडनी फेलियर और द किडनी डिसीज़। ओके, क्योंकि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे जिनके पास और कोई हिस्ट्री नहीं है सिवाय ओवर अलर्टनेस, जैसे कि कोई रेलवे में अगर जॉब कर रहा हो ओके, तो उसको कंटिन्यूसली जॉब के अंदर अलर्ट रहना पड़ता है, बार बार स्टेशन आते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको बहुत माइंड जो है हाइपर एक्टिव मोड में ला देता है। ऑलवेज स्ट्रेस हार्मोन्स जो है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहते हैं और उसकी माइंड की अलर्टनेस जो है वो बढ़ी रहती है। इट मे कॉज द किडनी फंक्शन ऑल्सो। तो ऐसे कई सारे कारण हैं ओके जिसमें ये डिसीज़ होने के चांसेस है, जैसे कि वॉचमैन स्पेशली, मे बी पुलिस मैन जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और जेन्युइनली काम करते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखें। तो GFR or the approximation of the creatinine clearance is measured when the kidney disease, especially renal failure, is suspected. Okay, माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया यानी कि यूरिन के अंदर अल्ब्यूमिन प्रेजेंट होना, when kidney leaks small amount of albumin into urine, or in the other word when permeability of the renal glomerulus get increased for the albumin, then albumin is excreted in the urine but it is not detected in routine test, is called as microalbumin. High microalbuminuria is an important marker for the kidney disease in following conditions, that is diabetes mellitus, hypertension, post streptococcal glomerular nephritis. Albumin creatinine ratio, ACR, that is amount of albumin in urine sample, is compared against concentration of creatinine in urine. This is called as a ACR यानी कि albumin creatinine ratio. वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा जब एल्ब्यूमिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ में अगर किडनी फेलियर भी है तो उसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा। डायग्नोसिस ऑफ द माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया व्हेन ACR इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5, ACR greater than 3.5 mg per millimole in female and ACR greater than or equal to 2.5 mg per mmol, or ACR is between 30 to 300 microgram albumin per mg creatinine, then microalbuminuria is confirmed. Okay, तो ये अगेन आपको बाहर करना है ये सारे नंबर्स जो है। माइक्रो अल्ब्यूमिनुरिया इज़ डायग्नोज्ड फ्रॉम 24 आवर यूरिन कलेक्शन। ओके, जो मैंने ऑलरेडी आपको बात करी थी, 24 आवर यूरिन कलेक्शन के बाद में जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर माइक्रो अल्ब्यूमिनुरिया जो है वो मिल सकता है। स्ट्रिप्टोकोकल नेफ्राइटिस के अंदर, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर ये मेजरली पाया जाता है। ओके, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन जो है वो क्रॉनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर कॉलोनी फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रिप्टोकोकाई वो बहुत ज़्यादा वे पे इंक्रीज़ हो जाती है, और इट मे कॉज दिस होल पैथोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैंने बात करी। तो थैंक यू सो मच फॉर द calmly hearing. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, and please share this lecture to your colleague and share my channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much. Have a good day. Best of luck. Take care.